नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो एफसीआरए अमेंडमेंट का जो बिल है, वो जेपीसी को रेफ़र हो गया है, ये निर्णय हो गया तो जेपीसी को रेफ़र होगा। जेपीसी को रेफ़र करने की एक प्रक्रिया है, वो उसको उसका अनुसरण करना पड़ेगा और वो जेपीसी को रेफ़र होगा। लेकिन ये बात पक्की होगी कि जेपीसी को रेफ़र होगा। ये कितना बड़ा शॉक है, ये कितना बड़ा धक्का है। भई मैं आपको कल से परसों से समझा रहा हूँ कि देखिए कि ये जो जेपीसी की जो कम से कम प्रक्रिया है, वो तो कतई धक्का कभी भी नहीं होती। ये क्या कोई पहला बिल है जो जेपीसी में गया है? ऐसे पता नहीं कितने बिल जेपीसी से जाके आए हैं, कितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनी हैं। अब आप ये देखिए कि मैं 2 दिन से ये डिस्कशन कर रहा था कि भई यदि आपको पहले डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पास करवाना है और डीएमके आपको चाहिए और डीएमके के कोई रिजर्वेशंस हैं एफसीआरए के, तो आप एफसीआरए को आगे कर दीजिए, उसकी टाइमिंग चेंज कर दीजिए। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है इस बिल में जो कि बिल्कुल अर्जेंट हो क्योंकि सारी अर्जेंसी जो है वो पहले ही टैकल हो चुकी है। पहले ही टैकल हो चुकी है। जो 2019 और 2020 के अमेंडमेंट आए थे, उन्होंने वो पूरा का पूरा जो एफसीआरए का जो सिस्टम है उसको टोन अप कर दिया भई। कहाँ 52,000 एनजीओज़ हुआ करते थे, वो आज की डेट में 16,000 रह गए हैं। बल्कि कोई मुझे बता रहा है कि अब तो 14,000 ही रह रहे हैं। कोई एग्ज़ैक्ट नंबर जो है वो देख के पता कर लेंगे। जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। क्या मुसीबत है? पहाड़ टूट पड़ेगा? पहाड़ टूट पड़ेगा? नहीं, पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा। हाँ, ठीक है, थोड़े ऑप्टिक्स जो है लग रहे हैं, वो बात है, ये भी मैं मानता हूँ कि बैड ऑप्टिक्स, यस। इसकी जो है इसके लिए बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए गए थे और ये भी था कि भई ये जो चर्च की लॉबी है, ये इतनी पावरफुल है, ये मुस्लिम लॉबी से भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास इंटरनेशनल बैकिंग है। और साथ में जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो गद्दार टाइप का ऑपोज़िशन है, वो भी साथ में लगा हुआ है। उनको भी एनजीओ सिस्टम से बहुत पैसा मिलता है, तो वो एनजीओ सिस्टम में किसी भी प्रकार का कंट्रोल इस प्रकार का नहीं चाहते। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये बात मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ। हालाँकि पहले हमको ये बताया गया था कि भई आज एफसीआरए हो जाएगा, कल एफसीआरए हो जाएगा और नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जेपीसी में जाएगा तो भई वक्फ बिल तो जेपीसी में गया था, क्या हुआ था उसमें? वक्फ बिल की आप याद कीजिए, वक्फ बिल में जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी ने बहुत मेहनत की थी, वो पता नहीं कितने स्थानों का उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पता नहीं कितने जो है वो ग्रुप से वो मिले थे। मिलने के बाद में अंत में लगातार विरोधी पक्ष के, विपक्ष के व्यवधान के उपरांत भी वक्फ बिल में विपक्ष का एक भी अमेंडमेंट स्वीकार नहीं हुआ था। है ना मज़े की बात? एक भी अमेंडमेंट स्वीकार नहीं हुआ था और जैसा कि उम्मीद थी कि भई जैसे ही वो बिल पास होके एक्ट बना, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए भाई लोग। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने के बाद में जो चैलेंज आए, जो चुनौती आई, उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण बना, वो उसके डिफेंस का, और वो कारण ये बना कि साहब ये जेपीसी के थ्रू आया है। इस पे बहुत बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। तो इस सेंस में जेपीसी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन देती है। अच्छा, जेपीसी और किसके-किसके नहीं हुई? देखिए आपको याद है? इंडियन बैंक्रप्सी कोड, बहुत बड़ी रिफॉर्म है इंडियन बैंक्रप्सी कोड, वो भी जेपीसी के थ्रू गई। डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी जेपीसी के थ्रू गया। आपका जो नया क्रिमिनल कोड बना, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू गए। और तो और, आप ये देखिए कि एक एक्सपर्ट की कमेटी तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी बनानी पड़ी थी। और अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो भी पार्लियामेंट्री कमेटी तो उस पर बनेगी ही बनेगी। वो ऐसी बात नहीं है जिसको आप सीधे-सीधे जो है आप करा सकते हैं। महत्वपूर्ण इस समय क्या है? महिला रिज़र्वेशन कराना, डिलिमिटेशन कराना। अब इसको जेपीसी में डाल के वो रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा। हालाँकि मुझे पता है कि ये हमारे शहंशाह जो हैं, राजकुमार जो हैं, वो
एक वंश के जो राजकुमार हैं उनको ये पसंद कतई नहीं है। वो तो कह रहे थे कि विथड्रॉ करो, विथड्रॉ नहीं करोगे तो हम बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। सरकार ने विथड्रॉ विथड्रॉ नहीं, चलो हम अभी जेपीसी में डाल देते हैं, वो उनकी वजह से नहीं डाला गया है। डीएमके की सपोर्ट चाहिए इसलिए डाला गया है। तो फिर कोई ये बड़ा डिज़ास्टर है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ा डिज़ास्टर है। जेपीसी तो बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार केवल इसलिए जेपीसी कर दी जाती है कि उसमें थोड़ा बहुत अधिक डिस्कशंस हो जाएगा, एक वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा और भी उसमें कोई चीज़ें होंगी, उनको ठीक कर लिया जाएगा। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे ही दिए। सीएए याद कीजिए, सीएए भी सीएए भी भाई साहब पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू आया था, उसके बाद भी आपको पता है कि उस पर कितना विरोध हुआ था और विरोध होने के कारण जो है वो लगभग उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो लगभग 4-5 वर्ष तक लटका रहा था, लेकिन आखिरकार तो इम्प्लीमेंट हुआ और आखिरकार तो इस समय पश्चिम बंगाल में उसी का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। उसके विरुद्ध जितनी भी चुनौतियाँ थी, वो फ़ेल हो चुकी हैं, 2-4 जो पड़ी हुई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, वो भी समाप्त हो जाएँगी। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि भाई ठीक है, ये जेपीसी में चला गया, लेकिन ना एक बात और एक्सप्लेन कर दूँ जो मैं लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल कर्नल रैना के साथ प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस अमेंडमेंट बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि जो एफसीआरए का फ्रेमवर्क सरकार ने बनाया है, वो डिस्टर्ब हो रहा हो। क्यों? क्योंकि रूल्स के माध्यम से परमिटेड एक्टिविटी और नॉन परमिटेड एक्टिविटी आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। रूल्स का क्या होता है? वो रूल्स जो है वो नोटिफ़ाई सरकार करती है, नोटिफ़ाई करके और उसके बाद सदन की मेज़ पे रख दिया उसको और सदन की मेज़ पे कोई आपत्ति आई नहीं, डन, मैटर ओवर। और जो क्रूशियल चीज़ें थी वो 2019 और 2020 के अमेंडमेंट में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो सिंगल आपका जो सिंगल अकाउंट और पैसा आपके नॉन जो एक्सेप्टेड एक्टिविटी है उसके बिना आपका कुछ पैसा इधर-उधर नहीं जाएगा। अब क्या चीज़ें हैं इसमें जो नहीं हो पाई अभी और बाद में होंगी? एक तो जियो टैगिंग है, वो इसमें प्रोवाइडेड फॉर है। जियो टैगिंग अभी एक ऐसी चीज़ है जो वैसे नहीं हो रही, लेकिन क्या जियो टैगिंग हो नहीं पाएगी? उसके दूसरे तरीके भी हैं। आप जो है वो ऑडिट के माध्यम से कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो एक तो ये जियो टैगिंग वाली बात है कि भाई ज्योग्राफी जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, वो सब ये सब इसमें अभी आना है। लॉस ऑफ एसेट, ये जो है ये सबसे स्टिकी पॉइंट है, लॉस ऑफ एसेट वाला। क्योंकि बेसिकली ये जो कानून है वो ये बताता है कि एफसीआरए लाइसेंस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एसेट। और लॉस ऑफ एसेट में बहुत सारी इन लोगों के पास गलतफ़हमियाँ हैं। गलतफ़हमी सबसे बड़ी ये है कि ये जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, जो कि ये है नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ स्पेसिफिकली उसमें बताना पड़ता है कि दिस विल बी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ऐसा इस बिल में कहीं है नहीं। इसीलिए अमित शाह जी ने आसानी से कंसीड भी कर दिया कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। तो लॉस ऑफ एसेट आपका तब होगा जब आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसल होगा। अभी मान लीजिए किसी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसल हो जाता है या वो कोई एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं कराता है, तो वैसे भी मुझे लगता है कि बीच में अगर एफसीआरए से एग्ज़िट होना चाहता है, क्योंकि इस समय एफसीआरए के नियम जो है बहुत कठोर हो गए हैं, तो सरकार को एक ग्रेस पीरियड वैसे भी देना चाहिए, इसमें अभी भी देना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि सरकार को एक ग्रेस पीरियड देना चाहिए जिसमें जो लोग एफसीआरए से एग्ज़िट होना चाहते हैं, वो विदाउट लॉस ऑफ एसेट एग्ज़िट हो जाएँ। और उसके बाद फ्रॉड नहीं करें, वो जो आपके वो जो टिमोथी वाला जो फ्रॉड हुआ था कि साहब ले आए बाहर से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 95 करोड़ रुपए का 95 करोड़ रुपए जो है वो बाहर से ले आए। ना, वो भी नहीं। तीसरा जो है इसमें एक क्लासिफिकेशन है परमिटेड एक्टिविटीज़, नॉन परमिटेड एक्टिविटीज़, वो रूल्स में पहले से ही है। रूल्स में पहले से ही है। बाकी किसी की एसेट या कोई ऐसा गड़बड़ करेगा ना भाई, तो मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रावधान हैं वो कम सख्त हैं। नहीं तो अगर आप एफसीआरए में आए हुए फंड का दुरुपयोग करेंगे तो ये समझिए कि पीएमएलए भी लागू हो सकता है और ईडी के पास तो वैसे भी जो आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब्त करने की पूरी पावर है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये वक्फ बिल जैसा बिल नहीं है जिसमें फंडामेंटल चेंज हो रहा था, पूरा प्रिंसिपल चेंज हो रहा था। प्रिंसिपल तो इसमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अब तो खाली
जिसको कहते हैं यू हैव टू कट द टीज़ एंड पुट द डॉट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।